हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 25 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी आपका 350 रुपये है, यानी कि 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और फिर 350 रुपये में आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है। यहाँ पे है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से सीरीज अगर आगे भी लिखा जाए तो इसके 15 पदों का योग क्या होगा। गौर से एक बात समझिएगा, 15 तक का योग नहीं निकालना है, 15 पदों का। अगर आप 15 तक लिखिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद ही होगा, तो 15 तक का योग नहीं निकालना है, इसके 15 पदों का। मतलब इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, जब 15 पद हो जाएगा उसका योग क्या होगा। तो यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से उसको समझिएगा। फॉर्मूला यह है कि प्रथम n, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है ना, वो आपका n² के बराबर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² के बराबर होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि पहला 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पहला 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी इस बात को हम चेक कर लेते हैं। पहला 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 3 के स्क्वायर यानी 9 होगा। चेक करते हैं पहला 3 विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 3 5। इसका योग देख लीजिए कितना होगा, 5 3 8 और 1 9। तो पहला 3 विषम संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर यानी 9 के बराबर आया। पहला 4 विषम संख्याओं को जोड़ के देखिए, 4 के स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। देखिए 1 3 5 और उसके बाद अगला विषम संख्या कौन है, 7। इसको जोड़ के देखिए 1 3 4 5 9 7 16। पहला 4 विषम संख्याओं का योग कितना हुआ, 4 के स्क्वायर के बराबर आया। अब आ जाइए यहाँ पे इस क्वेश्चन में। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिए पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी विषम संख्याओं का यह सीरीज है। और इस सीरीज के पहले 15 पदों का योग हमें बताना था, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 15 का हम स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर सम संख्याओं का योग पूछा गया होता, मान लीजिए क्वेश्चन यह रहता कि प्रथम n विषम के स्थान पर क्या होता, सम हो जाता। केवल सम संख्याओं का योग निकालना होता तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते n² + n, यानी सम संख्या वाला में जिसका आप स्क्वायर करिएगा उसी को अलग से ऐड कर लीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि पहला 10 सम संख्याओं का योग आप बताइए, तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10, n² + n। पहले 15 सम संख्याओं का योग, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी 240। पहला 20 सम संख्याओं का योग, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 420 हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को चेक कर लेते हैं सम वाला में। जैसे पहला 3, सोचिए जरा सा कि पहला 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 12 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से, पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, जोड़ के देखिए 2 4 6 और 6 12। पहला 3 सम संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर प्लस 3 के बराबर आया। हाँ सर, 6 4 10 2 12 आ गया। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हमें बताना है कि यह जो संख्या है वह निम्न में से किससे विभाज्य है। यह संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, यह हमें बताना है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से यह कटेगा, यह बताना है। गौर से समझिएगा, जिस फॉर्म में अभी क्वेश्चन है उस फॉर्म में हम यह नहीं बता पाएंगे कि यह संख्या किससे विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 का पावर 61 है, मतलब कि 4 कुल मिला के कितना बार आया है, 61 बार आया है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4 के पावर 61 को कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 4 का पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 कुल मिला के 62 बार आया है।
आप 61 बार बाहर निकाल चुके हैं, तो 4 केवल एक बार यहाँ पे बचेगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। यहाँ 4 63 बार आया है, 61 4 तो आप कॉमन कर लिए हैं, तो आपके पास यहाँ पे कितना 4 बचेगा, मात्र 2 4 बचेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 का पावर 61 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। यहाँ पे 61 4 कॉमन ले लिए, तो 4 केवल एक बार बचेगा। यहाँ पे 4 का संख्या 63 है, 61 4 तो आप बाहर निकालिए, तो यहाँ 4 कितना बार बचेगा, केवल 2 बार बचेगा। अब इसका आप सॉल्यूशन करिए। देखिए 4 का पावर 61 है, तो इसके लिए तो 4 का पावर 61 ही लिखिए, इनटू यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकालिए, ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है। 1 4 का पावर 1 यानी 4, तो 4 और 1 5, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और 1 21, ब्रैकेट वाला का योग कितना आ गया, 21 आ गया। अब आपने क्या किया है ना कि इसके बदले में आप अब इसको देखिए, क्योंकि उसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू इतना आ गया। अब इस वैल्यू को देख के बताइए कि यह किससे विभाज्य होगा, किससे कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 3 है, इसमें से देख लीजिए कोई भी 3 से कटेगा। हाँ सर 21 3 से कट जाएगा, मतलब यह पूरा का पूरा व्यंजक जो है वह किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब इस बात को आप समझिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लेते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं 8 गुने हम 9 लिखे हैं। इसको देखिए सबसे पहले, इस दोनों में से कोई एक क्या 3 से कट रहा है, हाँ सर 9 3 से कट रहा है, 9 जो है वो आपका 3 से कट रहा है। तो अगर 9 3 से कट रहा है, तो फिर 9 में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका 3 से कटेगा। तो 9 8 72, 72 भी 3 से कटेगा, है ना, 72 भी आपका 3 से कटेगा। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 5 से कट रहा है, ठीक है, 10 कितना से कट रहा है, 5 से, तो आप 10 में किसी भी संख्या से आप गुना कर लो, 6 से 7 से 8 से 9 से, किसी भी संख्या से गुना कर लो, यह 5 से कटता ही रहेगा। तो इस वाले को देख के बताइए कि क्या यह 3 से कटेगा। ऑप्शन से चेक करेंगे, क्या यह 3 से कटेगा, हाँ 21 3 से कट जाएगा। तो यह 3 से कट रहा है, तो फिर इसमें किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे, फिर भी यह आपका 3 से कटता ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि यह 3 से कटेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे भी आपका एक सीरीज बना है और इस सीरीज का हमें योग बताना है। गौर से अगर आप इस सीरीज को देखिएगा तो पता चलेगा कि यह 1 से बढ़ते हुए गया है कहाँ तक, 100 तक, और फिर 100 से घटते हुए आया है कहाँ तक, 1 तक। तो अगर इस तरीके का कोई भी सीरीज हो जो 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग n का स्क्वायर होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 100 होगा, तो आप केवल 100 का स्क्वायर करिए। 100 का स्क्वायर करिएगा तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 10,000। कोई भी सीरीज इस तरह का बनाइए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इस सीरीज का अगर आपसे हम योग पूछे तो इस सीरीज को आप गौर से देखिए, यह बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 4 तक, और फिर घटते हुए 1 तक आया है। तो इस सीरीज का योग 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कितना होगा, 16 होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16। तो जब भी इस तरीके का कोई भी सीरीज मिले कि 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग n के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ है आपका 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर प्लस 1994 का स्क्वायर माइनस 1993 का स्क्वायर। गौर से समझिएगा, सबसे पहले हम केवल इस पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, केवल इस पार्ट का, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। जैसे 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर, यही तो है ना, केवल इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब गौर से अगर आप इसको देखिएगा तो यह क्या है, आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इस दोनों को जोड़िए, तो 1998 प्लस 1997, यह हो गया आपका a प्लस बी का वैल्यू। अच्छा, a प्लस बी कर लिए हैं, तो अब क्या करिएगा, a माइनस बी। तो a के जगह 1997 और b के जगह, a के जगह 1998 और b के जगह 1997, यही तो लिखिएगा ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब गौर से आप a माइनस बी के वैल्यू को देखिए, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1998 में से 1997 माइनस करिए, कितना होगा, 1।
यानी इस पूरे का वैल्यू आपका 1 आ गया। गौर से समझिए, इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 1998 में से 1997 माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे गुना था मतलब कितना होगा 1, और 1 से जब आप इसमें गुना करिएगा तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा। 1 से जब गुना करिएगा तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा। मतलब अगर आप अच्छी तरह से इस चीज़ पर ध्यान दिए होंगे तो पता चला होगा कि 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर कितना होगा, 1998 प्लस 1997 होगा, यानी केवल इस दोनों का योगफल होगा। क्लियर। अगर हम आपसे पूछे कि 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर केवल 9 प्लस 8 हो जाएगा। पता है 9 प्लस 8 क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार लिखिएगा ए प्लस बी और एक बार क्या लिखिएगा आप ए माइनस बी लिखिएगा। अब 9 प्लस 8 तो 9 प्लस 8 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 9 में से 8 माइनस करिएगा कितना होगा 1, और 1 से जब दोनों में गुना करिएगा तब तो फिर यही रह जाएगा 9 प्लस 8 ही रह जाएगा। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन हो और उसमें अंतर मात्र 1 का हो, उस केस में इसका जो योग वैल्यू होगा वो केवल इसका योग हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, केवल इसका योग। जैसे इसका वैल्यू क्या होगा 9 प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम आपसे पूछे 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा। अब आप बताइए यहां से कि इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो इस दोनों का वैल्यू होगा आपका 1998 प्लस 1997। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब आप इस दोनों का वैल्यू बताइए क्या होगा, सेमी केस है तो यह होगा 1996 प्लस 1995। आगे बढ़िए, आगे भी सेमी केस है, प्लस है तो प्लस। इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, इस दोनों का वैल्यू होगा 1994 प्लस 1993। यही तो होगा ना। अब सबको आप जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम ऐसे भी कर सकते थे कि सबका स्क्वायर हटा के सीधे हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जोड़ते हैं, सबसे पहले इकाई अंक को जोड़िए, तो 8 7 15 6 21 5 26, 26 और 4 3 और 3 30 और 3 33। 33 के लिए लिखेंगे 3, हासिल कितना 3। ऑप्शन भी देखते रहेंगे, इस ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन के अंतिम में 3 है। तो 33 का 3 हासिल कितना आया 3। 9 देखिए 9 18 27 36 45 54 और 3 हासिल वाला 57। 57 के लिए क्या लिखेंगे 7, हासिल 5। तो अंतिम में 7 3 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 11,973। 11,973 यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का योग हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अंतिम 2 अंक से ही पकड़ में आ गया कि अंतिम 2 अंक 73 होगा, तो अंतिम 2 अंक 73 केवल एकमात्र विकल्प में है, तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस अगले क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, हमें इस पूरे श्रृंखला का योग बताना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पद ऊपर वाले का देखिए, सबसे पहला पद क्या है 100 माइनस 1। 100 में से पहले 1 घटाया, गुना 100 में से फिर 2 घटाया, गुना फिर 100 में से क्या किया 3 घटाया, फिर 100 में से 4 डॉट डॉट दिया है, मतलब इस तरह से घटाते जाएगा। 100 में से 4, फिर 100 में से 5, फिर 100 में से 6। अच्छा घटाया कहां तक है, 100 में से 200 तक माइनस किया है। कहां तक माइनस किया है 200, पहले 1 फिर 2 फिर 3 अप टू 200 तक माइनस किया है। तो सोचिए जरा सा कि बीच में कहीं ना कहीं 50 भी माइनस किया होगा, 60 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी, 100 भी। तो इस बीच में कहीं ना कहीं तो 100 माइनस 100 भी आएगा। जिस तरीके से सीरीज बनाया है, क्या इसके बीच में कहीं 100 माइनस 100 नहीं आएगा? हाँ सर, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 100 माइनस 100 भी जरूर आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस अप टू 200 तक माइनस किया है, तो कहीं ना कहीं बीच में से 100 भी तो माइनस किया होगा। और जहां भी 100 माइनस करेगा तो 100 माइनस 100 क्या होगा 0, और बीच में एक भी पद 0 हो गया तो सब तो गुना में ही है, तो 0 गुना कुछ भी 0 और 0 बट्टा कुछ भी 0, यानी इस पूरे सीरीज का योग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस पूरे सीरीज में कहीं ना कहीं 100 में से 100 भी घटाया गया होगा। जिस तरीके से यह सीरीज बढ़ा है उसको देख के पता लग रहा है, और जहां भी 100 में से 100 घटाया गया होगा वहां पे वैल्यू 0 होगा, और एक बार एक कोई भी वैल्यू आपका 0 हो गया तो कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण यह जो संख्या है ना वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है, वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? यहां पे आपको सबसे पहले ना 11 से कटने का नियम जानना पड़ेगा। तो 11 से कटने का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के
अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से कटती है। जैसे अगर हम बात करें 1331 का, इसके बारे में बात करें कि क्या यह 11 से कटेगा, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले अल्टरनेट अंकों को आप एक साथ जोड़िए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। जैसे देख लीजिए, पहला संख्या इसको लिए तो इसका अल्टरनेट यह वाला संख्या हो जाएगा, बीच वाला छोड़ दीजिएगा। अब इसका अगला अल्टरनेट इसके जो आगे होता, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? एक छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे पहले अल्टरनेट का योग, अल्टरनेट यह होगा, इसके आगे नहीं है, मतलब इसके आगे अल्टरनेट नहीं है, तो इसका योग कितना आया? 1 और 3 5। अल्टरनेट वाला को जोड़िए 4। अब जो बच गया वह भी अल्टरनेट में है, देख लीजिए यह बचा है और यह बचा है, तो यह भी अल्टरनेट में, इसको भी जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4, 2 अल्टरनेट मिले। पहले अल्टरनेट का योग 4, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, उसका योग कितना आया? 4। अब इसका अंतर अगर 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई संख्या आ जाए तो वह 11 से कट जाएगा, तो इसका अंतर देख लीजिए कितना आया? 0 आया, मतलब कि यह संख्या आपका 11 से कट जाएगा। पुनः समझिए, यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए ना, तो वह संख्या आपका 11 से निश्चित रूप से कट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी संख्या हम लिख लेते हैं वैसे ही, है ना, 8 3 2 4 5, इस तरीके से कुछ भी लिख लिए, है ना। एक और लिख लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह 11 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे? इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से शुरू करिए, 8 और 2 10, 5 15, आगे तो नहीं है, तो 8 2 10 5 15, पहले अल्टरनेट का योग कितना आ गया? 15 आ गया। अब जो बच गया है वह भी अल्टरनेट में है, उसको जोड़ लीजिए। तो बचा कौन कौन है? 3 4 7 और 1 8। ठीक है, दूसरे अल्टरनेट का योग कितना आया? 8। अब इसका अंतर देख लीजिए, 15 और 8 में अंतर कितना का? 7 का। यह आपका 11 से नहीं कटेगा। 11 से वही कटेगा जिसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या फिर 11 का गुना जाए, तो यह संख्या आपका 11 से नहीं कटेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अभी आपने देखा 11 से कटने का नियम। यहां पे क्या बोला गया है ना, कि यह जो संख्या है आपका 5 8 2 4 स्टार, लिख लेते हैं पहले, 5 8 2 4 और स्टार, यह जो संख्या है वह 11 से विभाजित है, मतलब यह 11 से कट रहा है। आपको सिर्फ यह बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या रखना है। यह 11 से कट रहा है, इसका मतलब कि इसके अल्टरनेट का जो योग होगा ना, अल्टरनेट अंकों के योगफल का जो अंतर होगा वह पक्का या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। तो हम सोचते हैं कि स्टार के जगह हम क्या रखें कि इसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज आ जाए। तो सबसे पहले अल्टरनेट वाला को जोड़िए, 5 और 2 7 प्लस स्टार, क्या होगा यह? 7 प्लस स्टार। पहले अल्टरनेट का योग तो यही होगा ना, 7 प्लस स्टार। अब जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा, तो बचा कौन कौन है? 8 और 4, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 12। अब इसका अंतर हमें कितना का लाना है? इसका अंतर हमें या तो 0 या फिर 11 का गुणज लाना है। ठीक है, इसका अंतर कितना लाना है? या तो 0 या फिर 11 का गुणज लाना है। तो अब सोचिए कि स्टार के स्थान पर ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखे कि इसका जो अंतर हो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो 2 लेंगे तो 7 और 2 9, 9 में से 12 माइनस करेंगे 3 आएगा, नहीं होगा। 3 लेंगे तो 7 3 10, 10 में से 12 माइनस करेंगे अंतर 2 का आ जाएगा। 5 लेंगे तो 7 और 5 12, स्टार के जगह अगर 5 लेते हैं तो 7 5 12, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आएगा 11 से कट जाएगा, इसका मतलब कि स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? स्टार का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन टॉपिक से है और बहुत ही ज्यादा रिपीट करने वाला यह भी आपका क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गुणा करने के बजाय 8/17 से भाग कर दिया। देखिए, गुणा करने के लिए बोला था 8/17 से, बोला क्या गया था कि भाई 8/17 से गुणा करो, लेकिन वह 8/17 से गुणा करने के स्थान पर भाग कर दिया। अब काम तो उल्टा किया है, तो इस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया। इस तरीके से जो उसका आंसर आया, मतलब गलत करने से जो उसका आंसर आया वो सही वाले से 225 अधिक आया। तो दी हुई संख्या क्या थी? तो हम यहाँ पे दी हुई संख्या को x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बट जब भिन्न के रूप में रहे ना, तो आप संख्या को 1 मानिए, चूंकि भिन्न के रूप में 1 का मतलब टोटल होता है। अब 1 मानने का लाभ क्या होगा? तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, हम संख्या मान लिए 1, अब विद्यार्थी को बोला गया था कि संख्या में 8/17 से गुणा करिए, तो अगर वह
वह इस संख्या में 8/17 से गुना करता तो कितना वैल्यू रह जाता, 8/17 ही रह जाता। अगर इस गुना के स्थान पर भाग कर दिया, जैसे गुना के स्थान पर वह क्या किया है, भाग कर दिया है ना, वैल्यू तो न्यूमेरिकल वही लिया है, बस गुना के स्थान पर भाग कर दिया। तो जब भाग करेगा तो वैल्यू क्या होगा, तो 1 भाग के स्थान पर गुना 17/8, यही तो हो जाएगा ना। जब हम 8/17 से भाग करेंगे तो भाग के स्थान पर जब गुना का चिन्ह देते हैं तो दाहिनी ओर वाला का चिन्ह दाहिनी ओर वाला उलट जाता है, तो 17 कितना हो जाएगा, 18, 17/8 हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान से इन दोनों बात को समझिएगा। 8/17 से अगर गुना करता तो 8/17 ही रह जाता, लेकिन अगर भाग कर देगा तो क्या हो जाएगा, यह 17/8 हो जाएगा भिन्न के रूप में। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़े तो 8/17 से गुना करना होता तो 8/17 ही रहता, लेकिन वह 8/17 से भाग कर दिया तो भाग करने पर क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो उत्तर आया, मतलब जो गलत उत्तर है ना, वह सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो ये गलत उत्तर है, सही से 225 अधिक आया, मतलब कि गलत और सही में अंतर 225 का। अधिक और कम प्रत्येक को हम लोग अंतर से दर्शाएंगे, तो ये गलत उत्तर है, यह सही उत्तर से 225 अधिक आया, यानी गलत और सही उत्तर में अंतर आ गया है 225 का। हम बोलेंगे कि x का मान y के मान से 10 अधिक है, इसका मतलब x और y में अंतर कितना का है, 10 का है। हम बोलेंगे कि आपका बड़ा भाई आपसे 10 साल बड़ा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में अंतर कितना का, 10 का। तो अधिक और कम दोनों को हम लोग अंतर से दर्शाएंगे। तो यह गलत उत्तर है, यह सही उत्तर है, दोनों में अंतर कितना का, 225 का। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए 8 और 17 का देख लीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 8 से भाग करिएगा 17, 17 गुने 17 289 हो जाएगा, माइनस 17 अठे तो 8 अठे 64 हो जाएगा, बराबर में आपका 225 है तो 225 को रहने दीजिए। आगे देखिए 289 में से 64 माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। बट्टा में देख लीजिए क्या है, 136 है तो 136 रहेगा, बराबर 225 है तो 225 रहेगा। सोल्व अब आप इसको कर लीजिए। जब सोल्व करिएगा तो 225 से 225 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 136 आ जाएगा। एक हम लोग माने थे संख्या, यानी कि वह संख्या आपका कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ठीक है, संख्या पूछा है मतलब हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे तो वह संख्या हमारा 136 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, गुना करने के लिए बोला था तो गुना करेंगे तो 8/17 ही रह जाएगा, लेकिन भाग करेंगे तो 17/8 हो जाएगा। उसका अंतर दे रखा है तो अंतर निकालेंगे। अब आपने यहाँ पे संख्या निकाला है, कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि सही उत्तर बताइए, कई बार पूछता है, हालांकि यहाँ पे संख्या बताना है, सही उत्तर बताइए। तो संख्या में हम 8/17 से गुना कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा ना। सही उत्तर मतलब कि हमें गुना करना था, तो संख्या तो पता कर लिए, तो संख्या में 8/17 से गुना कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, मतलब 8 गुने 8 सही उत्तर कितना होगा, 64। तो मान लीजिए कि आपसे सही उत्तर पूछा गया होता तो हम संख्या निकाल के फिर उसका 8/17 निकाल देते, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, जनरली आपसे यही पूछा जाता है कि वह संख्या क्या होगा, तो जो एक का वैल्यू आया है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहां पे हमें बताना है कि यह जो वैल्यू है वह किसके बराबर है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझना पड़ेगा, तब जाके यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आप बना पाइएगा। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना करना हो, जैसे मान लीजिए कि 8 में हमें 9 से गुना करना है, हालांकि 8 9 72 आपको पता है, लेकिन एक तरीका आपको बता रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन को बनाने में सहयोग करेगा। जैसे किसी भी संख्या में अगर 9 से गुना करना हो ना, तो 9 से गुना करने का तरीका है कि जितना 9 से गुना करना हो उतना जीरो डालिए। जिस संख्या में 9 से गुना करना हो पहले उसको लिखिए, और जितना 9 से गुना करना हो उतना जीरो डालिए। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर आपने जीरो डाला है ना उसको इसमें से आप घटा लीजिए। तो 80 में से 8 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 8 में आप 999 से गुना करिए, 3 9 से गुना करिए, तो 8 में 3 9 से गुना करना है तो 8 के ऊपर कितना जीरो डालेंगे, 3 जीरो। जिसमें भी 9 से गुना करना होगा उसके ऊपर जीरो डालेंगे, जितना 9 से गुना करना होगा उतना जीरो, और जिसके ऊपर जीरो डाले उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 8 के ऊपर जीरो डाले हैं तो 8 को इसमें से घटा लीजिए। तो 8000 में से 8 माइनस करिएगा, 7992 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे कहे कि 7 में आप गुना करिए 999 से, 3 9 से, तो आप क्या करिएगा, 7 के ऊपर कितना जीरो डालिएगा, 3 जीरो। जितना 9 से गुना उतना जीरो, और जिसके ऊपर जीरो डाले उसी को इसमें से घटा लीजिए। तो 7000 में से 7 माइनस करिएगा तो 69,000, 7000 में से 7 माइनस करिएगा तो 6900 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक तो तरीका आप सीखे यहाँ से 9 से गुना करने का तरीका, जैसे 6 में अगर 999 से गुना करना होगा तो 6 पे 3 जीरो, 6000 माइनस 6 करेंगे 5994 हो जाएगा। ओके। दूसरा, जैसे कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2 + 1/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.1/3। इस तरीके से अगर एक पूर्णांक को एक भिन्न हो तो आप इस पूर्णांक को सीधे ले जाके यहाँ पे चिपका सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर कभी ऐसे लिखा हो 4 + 3/7, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए 4.3/7 लिख सकते हैं, वैल्यू आपका सेम ही आएगा। कभी आपका ऐसे लिखा हुआ है 4.3/7, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3/7, यानी पूर्णांक के जगह प्लस, प्लस के जगह पूर्णांक, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे आइए। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है आपका 999 है, ठीक है। तो 999 को हम अलग लिख दिए। एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जैसे 2.1/5 है, अगर इसमें हमें 5 से गुना करना है तो हम गुना कैसे करेंगे? तो गुना करने का देख लीजिए तरीका क्या होगा। इस 5 से ना एक बार हम गुना करेंगे पूर्णांक में, और फिर पूर्णांक के स्थान पर प्लस का चिन्ह देंगे और फिर भिन्न में। तो 5 से 2 में गुना करिए, 5 दूना 10, पूर्णांक के स्थान पर प्लस, फिर 1/5 में 5 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 1, तो 10 और 1 11 वैल्यू हो जाएगा। यही काम आपको करना है। अब आइए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इस 7 से हम एक बार गुना करेंगे पूर्णांक में, तो 7 गुना 999 कितना हो जाएगा 6993 हो जाएगा। यही तो होगा 6993। 7 से गुना करेंगे 999 में, तो 7 पर 3 जीरो, 7000, 7000 में से 7 माइनस करिए 6993, ठीक है। चलिए पूर्णांक के स्थान पर क्या लेंगे, प्लस देंगे। अब इस 7 से फिर इस वाले भिन्न भाग में गुना करिए, तो कटेगा तो नहीं, तो फिर 7 से 999 गुना, तो 6993 हो जाएगा। बट्टा में आपका जो भी वैल्यू है कितना है आपका 1000, उसको आप रहने दीजिए। ओके, यह तो आपका पूर्णांक वाला गुना है। तो 7 से एक बार इसमें गुना करेंगे, वैल्यू इतना आएगा, पूर्णांक के जगह प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 7 से इसमें गुना करेंगे 6993 आएगा, बट्टा में 1000 है तो 1000। 6993 को अपने जगह रहने दीजिए, प्लस इसमें से देखिए कुछ पूर्णांक निकलेगा। 1000 का पहाड़ा इसको काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं, 6 बार। 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार। तो 1000 छके कितना 6000, बच कितना जाएगा 993, जो 1000 से कम होगा वही बचेगा ना। तो 1000 छके 6000, बचा 993। यह भी पूर्णांक दोनों को ऐड करिए, तो 6993 में 6 ऐड करेंगे तो 6999 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6999 पूर्णांक 993 बट्टा 1000, 6999 पूर्णांक 993 बट्टा 1000। देख लीजिए किस विकल्प में है, यह आपका विकल्प डी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी हमारा आंसर होगा। यहीं से पकड़ में आ गया था कि 993 जिसके ऊपर में होगा वही आंसर होगा। तो ऐसा तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे जो आपका डाटा दिया गया है ना, इसका हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। कुल मिला के कितने ग्रुप में है, एक ग्रुप तो यह हो गया, कॉमा दे करके, फिर यह दूसरा ग्रुप और यह तीसरा ग्रुप। एलसीएम के लिए देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए, डाटा दिया जाए, तो एलसीएम निकालने के लिए ना जितने भी तरीके का बेस है ना, इस पूरे ग्रुप में जो भी बेस है सबको लिखिए। 2 3 5 7, देख लीजिए बेस क्या क्या है, 2 3 5 7, जो भी बेस है सबको लिखिए। 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, 11 को भी लिखिए। और भी देखिए, और भी कोई बेस है क्या, नहीं और कोई नहीं है। जितना भी बेस आपको देखिए, किसी बेस को रिपीट मत करिएगा। 2 3 5 7 लिख लिए, 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 भी लिख लिए, 11 बचा हुआ था, 11 लिखे। इसमें देखिए 2 3 5 सब लिख लिए हैं। मतलब जितने भी टाइप का बेस सभी ग्रुप मिला करके देखिए, सभी बेस को लिख लीजिए। पावर का काम हम लोग बाद में करेंगे, चूंकि क्वेश्चन बेस पावर के फॉर्म में है ना, तो आंसर भी बेस पावर के फॉर्म में आएगा। पहले एचसीएफ हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। पावर का काम अभी हम लोग करेंगे, जस्ट पहले एचसीएफ देखिए क्या होगा। एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए क्या करना है, जितना भी ग्रुप में जितने भी टाइप का बेस आपको दिखे सभी बेस को लिख लीजिए। इसको बेस बोलते हैं और यह पावर हो गया, तो सभी बेस को लिख लिए, किसी को रिपीट मत करिएगा। और एचसीएफ में, एचसीएफ वह होता है जो सभी ग्रुप में कॉमन होता है। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 तो 2 आ जाएगा। जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा वही एचसीएफ। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 आ जाएगा। 5 को भी देख लीजिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 आ जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए 7 इसमें है, लेकिन उसमें नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 11 केवल इसमें है,
तो 11 यहाँ पे नहीं आएगा। एलसीएम में क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखना है, किसी एक बेस को दोबारा नहीं लिखना है, और एचसीएफ वह होगा जो प्रत्येक ग्रुप में कॉमन होगा। अब पावर की बारी, एलसीएम हायर वैल्यू होता है, जैसे कभी दो संख्या का अगर आप एलसीएम निकालिएगा ना तो बड़ा वैल्यू एलसीएम आएगा और छोटा वैल्यू एचसीएफ। जैसे 4 और 8 का एलसीएम 4 होगा और एचसीएफ 4 होगा, एलसीएम 8 होगा और एचसीएफ क्या होगा 4। 4 और 8 का लॉसर निकालिए ना, एलसीएम निकालिएगा तो 8 होगा और एचसीएफ 4 होगा। तो बड़ा वैल्यू हमेशा एलसीएम और छोटा वैल्यू एचसीएफ। तो एलसीएम में आप क्या करिए ना कि मैक्सिमम पावर डालिए, बड़ा पावर। तो 2 का देखिए पावर पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा कितना है, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ 4, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 का 4। 3 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, वहां भी 2 है, 2 है सबसे बड़ा पावर। 5 का सबसे बड़ा पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां 4 है तो 4 डालिए। 7 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 रखिए। 11 का सबसे बड़ा पावर 11 तो एक ही जगह आया है, अधिकतम पावर 1 है, रहने दीजिए। एलसीएम में हायर पावर आपको देना है क्योंकि हायर वैल्यू एलसीएम होता है, और एचसीएफ में लोअर पावर डालना है तो लोअर पावर डालिए। 2 का सबसे कम पावर कुछ नहीं मतलब 1, 3 का सबसे कम पावर कुछ नहीं मतलब 1, 5 का सबसे कम पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। तो यह आपका हो गया एचसीएफ और यह आपका हो गया एलसीएम। देख लीजिए कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम वह होगा जो प्रत्येक ग्रुप में, एलसीएम वह होगा, एलसीएम के लिए प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक बेस को लिखेंगे, किसी एक को दोबारा नहीं लिखना है, और एचसीएफ वह होगा जो सभी ग्रुप में कॉमन होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यह भी बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बोला गया है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के का मान कितना होना चाहिए। अब कोई भी व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होता है समझिएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या है, 8 है मान लीजिए, तो 8 के स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा ना यह आपका पूर्ण वर्ग होगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर जो मान आता है वह पूर्ण वर्ग होता है। 7 का स्क्वायर करिए 49 आपका पूर्ण वर्ग होगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आता है वह पूर्ण वर्ग होता है। तो उसी तरीके से अगर बात व्यंजक की हो तो a प्लस बी का वर्ग करिए क्या होगा। तो अगर हम a प्लस बी का वर्ग करेंगे तो यह तो एक फॉर्मूला है, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है तो वह आपका पक्का पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि यह क्या है a प्लस बी का वर्ग है। किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा वो तो पूर्ण वर्ग होगा, तो यह a प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। तो किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आता है वह पूर्ण वर्ग। तो अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है तो वह पक्का पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यंजक a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में भी होगा, यहां भी तो वर्ग हो रहा है ना, स्क्वायर हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कोई व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी है फिर भी वह क्या होगा, फिर भी वह पूर्ण वर्ग होगा। तो जब भी किसी व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि या तो उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमें इसको बनाना है पूर्ण वर्ग और इसके लिए बताना है कि k के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा। चलिए 9x स्क्वायर है तो इसके लिए 3x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर तो पता चल गया कि 3x होगा, a का मान पता चल गया, माइनस k इंटू एक्स, इसको अपने जगह पर आप वैसे ही रहने दीजिए, k इंटू एक्स। आगे देखिए प्लस 16 के लिए हम क्या करेंगे, 16 के लिए हम करेंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब गौर से आप समझिए मामला क्या है, इस व्यंजक को ध्यान से देखिए, a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, a स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां पे जो वैल्यू है ना, यहां पे यानी kx के स्थान पर यहां पे वैल्यू क्या होना चाहिए था, 2ab के बराबर। तो a के जगह कितना 3x और b के जगह कितना 4। मतलब यह जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको इतना के बराबर होना चाहिए था। a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यहाँ 2ab होना चाहिए था, तो 2a के जगह 3x b के जगह 4, तभी तो यह पूर्ण वर्ग होता। तब क्या हो जाता, यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता। तो kx के स्थान पर कितना वैल्यू होना चाहिए, यह वैल्यू होना चाहिए। अब सोल्व करिए, x से आपका x कैंसिल, k बराबर इधर क्या हुआ 4 तिया 12 दूना 24, मतलब k के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा 24, प्लस 24 की माइनस 24,
प्लस 24 रखते हैं तब तो यहाँ माइनस रह जाएगा, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर k की जगह -24 तो माइनस माइनस 24 प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही फॉर्म में यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, k के स्थान पर हमें 24 रखना पड़ेगा। k के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 24 रखना पड़ेगा। जनरली 2a भी रखना होता है। तो 2 तिया 6 चौके 24, 2 तिया 6 चौके 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो सेट है वो आपका समाप्त हुआ। वापस मुलाकात होगी फिर से अगले दिन एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।